हे गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर आईक्यू। मैं आपका दोस्त सत्यम शुक्ला। जैसा कि सीआरपीसी, आईपीसी और साथ ही साथ एविडेंस के बाद मैं आपके लिए पूरा इंडेक्स आप कैसे याद कर लें, पूरा इंडेक्स आप कैसे तैयार कर लें, तो मैं आपके लिए यूपी पुलिस रेगुलेशन पे लेकर आया हूं। क्योंकि 21 अगस्त को आपका यूपी एपीओ का क्या है, प्रीलिम्स है। तो मैं जानता हूं कि पूरा इंडेक्स तैयार करने में थोड़ी दिक्कत होती रहती है और हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस आपको तैयार कराया है, मैं रेगुलेशन भी आपको तैयार कर दूंगा। नाम तो आपको मेरा पता है, मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या बात कर रहे हैं, यूपी रेगुलेशन की। और आपको पता है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हो उसका पार्ट, चैप्टर या सेक्शंस जानना जरूरी है। तो इसमें सेक्शंस की जहाँ क्या है, पैराज हैं। तो यूपी रेगुलेशन में कितने पार्ट हैं, तो पार्ट 4 हैं। चैप्टर कितने हैं, तो 37 हैं। पैराज कितने हैं, तो 554। आपका एक नंबर फिक्स, एक नंबर फिक्स। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो आपको पता है कि ये एक क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आया तो आपका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्योंकि आज आपको अभी पता चल गया कि यूपी रेगुलेशन में 4 पार्ट हैं, 37 चैप्टर हैं और 554 पैराज हैं। चलिए, मैंने यहाँ 4 पार्ट को डिवाइड कर दिया हुआ है, आपको समझने में आसानी होगी। पहला पार्ट बात करता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। मतलब ऑफिसर्स की क्या क्या शक्तियां हैं और उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। मैं हिंदी में भी बोलता रहूंगा कि हिंदी वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए आसानी रहे। क्लियर। ये पैरा 1 से लेके 96A तक है, मतलब 1 to 96A। अब आप कहेंगे चैप्टर भी बता दीजिए, तो चैप्टर 1 to 9 चैप्टर तक है। पार्ट 2 बात करता है पर्टिकुलर ड्यूटीज की। मतलब अगर किसी अधिकारी को कोई विशेष कार्य दिया गया है तो वो कहाँ है, तो वो पार्ट 2 में है। पैरा 97 से 395 तक, चैप्टर 10 to 28। पार्ट 3 बात करता है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आंतरिक, आंतरिक नहीं भैया, आंतरिक होता है। देखिए, मैं बोल दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। आंतरिक प्रशासन। क्लियर। चलिए, लास्ट चैप्टर 4 क्या बात करता है, ट्रेनिंग की। मतलब प्रशिक्षण की बात करता है। प्रशिक्षण कहाँ है, तो 527 से 554A। क्लियर। अब हम बात करेंगे सारे पार्ट्स की। पार्ट्स के अंदर कैसे चैप्टर्स को हम याद कर लें, कैसे चैप्टर को अपने दिमाग में बैठा। क्लियर। पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 1 to 96A पैरा तक हमें देखना है। चैप्टर 1 से लेके 9 तक टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 क्या बात करता है भैया, तो सुपीरियर ऑफिसर्स की। मतलब वरिष्ठ अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण। क्लियर। जैसे डीजीपी साहब हुए, डीआईजी साहब हुए, कमिश्नर हुए, फिर डीएम हुए, फिर एसपी हुए, ये सब। क्लियर। चैप्टर 2, एक बार मैं ना सारे चैप्टर्स को आपको बता देता हूँ, फिर एक कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में आपको बता दूंगा। फिर देखिए, चैप्टर 1 में बड़े अधिकारी हो गए। फिर चैप्टर 2 18 से 24 कहता है कि भैया ठीक है, रिजर्व इंस्पेक्टर और रिजर्व सब इंस्पेक्टर के बारे में भी बता दो। मतलब रिजर्व निरीक्षक और सब उप निरीक्षक के बारे में भी बता दो हमको। फिर ये बता दिए हो तो चैप्टर 3 मतलब 25 से 39 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बुला लो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया है तो 40 और 42 जो 2 सर्किल इंस्पेक्टर हैं उनको भी बुला दो। इनको बुला ही लिए हो भैया, तो आपको सब इंस्पेक्टर और अंदर ऑफिसर्स ऑफ सिविल पुलिस से क्या दिक्कत है, तो इनको भी बुला लो। एसआई का मतलब क्या हुआ, सब इंस्पेक्टर। क्लियर। तो ये 43 से 64 में आ गए। अब इतने लोग आ ही गए हैं, मतलब सारे सुपीरियर ऑफिसर आ गए हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी आ गए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आ गए हैं, सर्किल इंस्पेक्टर भी आ गए हैं, एसआई साहब और सिविल पुलिस भी आ गए। तो 65 से 72 तक में चैप्टर 6 के हिसाब से आम पुलिस को बुला लो और साथ में इनको क्या कर दो,
ट्रेनिंग दे दो। ट्रेनिंग, ये जो कटा हुआ है, जो ये ऐसे मैंने गोजागाजी की है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। उनकी ट्रेनिंग दे दो। ट्रेनिंग दे दिए हो तो जो विलेज और माउंटेड पुलिस बचे हैं तो उनको क्यों भूल गए? तो 79 से 88 कहता है भैया चैप्टर 8 में इनको माउंटेड पुलिस को भी बुला लीजिए, और चैप्टर 9 में 89 टू 96 ए विलेज पुलिस को बुला लीजिए। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पार्ट 1 में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी पुलिस होते हैं, जितने भी सिपाही होते हैं, मतलब जिस प्रकार के, जिस तरह के या जिस कैटेगरी के, जिस पोजीशन के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं जो पुलिस के हिसाब से होते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिल गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं या कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें यही आते हैं, कौन किसको कैसे कब कहाँ किस लिए क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। तो अपॉइंटमेंट यहाँ से आप जरूर देखिएगा। क्लियर? और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि यूपी रेगुलेशन पे मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ साथ में अगर आप चाहते हैं मैं इस पे एमसीक्यूज लेकर आऊं, मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसके सारे क्वेश्चंस को, इनके सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूं, साथ साथ में एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करा दूं, तो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 क्या बात करता है? पर्टिकुलर ड्यूटीज, मतलब विशेष कार्य। विशेष कार्य कहां से कहां तक है? तो 97 395 ये सेक्शन नहीं है, ये पैराज, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए यहां तक समझ में आया आपको? देखिए जरूरी नहीं है जैसे मैं बता रहा हूं आपको डिट्टो ऐसे ही तैयार करना है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, उससे आप अपने तरीके का भी कोई स्टोरी या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स करके आप याद कर सकते हैं। चलिए देखिए 97 से लेके 103 में चैप्टर 10 में आपके ऊपर रिपोर्ट दायर कर दिया जाता है। कहाँ? तो पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दायर किया गया है तो 104 से 128 चैप्टर 11 कहता है भाई जाओ फटाक से जाओ उसका इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन सेम वही जो आप 154 से 176 सीआरपीसी में पढ़े हुए हैं। तो आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो 129 146 चैप्टर 12 में आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट दायर कर दिया गया। क्लियर? देखिए सीआरपीसी में जो भी चीजें आप पढ़े हैं वो आपको यहाँ कहीं ना कुछ मतलब रिलेट करने को मिलेगी। तो ये देखिए, लेकिन यूपी रेगुलेशन एक्ट में ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट कैसी है? तो ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है। क्लियर? और ट्रीटमेंट होता है वाउंडेड पर्सन का। क्लियर? चलिए अब आपका रिपोर्ट तैयार हो गया तो 147 से 164 कहता है कि चैप्टर 13 के हिसाब से इसको फटाक से इस इंसान को अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लिए, आपका वकील बहुत बढ़िया है, शानदार है, वो आपको तुरंत बेल दिला देगा। ये मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि ऐसा होता है पर्सनल लाइफ में। बेल दिला दिया गया, अगर आपको कस्टडी में रखने लायक होगा तो कस्टडी में रखा जाएगा। अब किस कस्टडी में रखा जाएगा तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे कि कितने तरीके की कस्टडीज होती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब 165 173 कहता है कि भैया चैप्टर पूरा के हिसाब से कस्टडी, चैप्टर 14 नॉट पूरा, सॉरी, चैप्टर 14 कहता है कि कस्टडी, तो कस्टडी आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, मतलब प्रॉपर्टी को डिस्पोज करें तो कैसे? तो अगर आप सिंपल अपराधी हैं भैया, अगर बबलू डॉन हैं आप तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप चिंटू डॉन हैं, मतलब आप स्पेशल क्राइम कर रहे हैं, तब तो आपकी प्रॉपर्टी क्या की जाएगी? डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा ऐसे फनी वे में आप भी अपना कुछ ना कुछ ऐसे फटाफट तैयार कर लीजिएगा। चलिए तो 174 से 185 चैप्टर 15 क्या बात करता है? स्पेशल क्राइम्स की। स्पेशल क्राइम्स कैसे होते हैं? मतलब 186 189 चैप्टर 16 बताता है कि क्रिमिनल ट्राइब्स, फॉरेनर्स और वैग्रेंट्स, ये कैटेगरी के लोग क्या करते हैं? स्पेशल क्राइम करते हैं। इसीलिए इन्हीं की वजह से लोगों को पुलिस क्या कहती है? पेट्रोल्स और पिकेट्स, मतलब गश्त लगाती है और नाकाबंदी करती है। किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। ये जो
इनको आवारा कहते हैं। सच में आवारा कहते हैं, मत समझिएगा कि मैं मजाकिया वे में याद करने की वजह से बता रहा हूँ, नहीं, इनको आवारा बोलते हैं। क्लियर। जब पुलिस गश्त लगाएगी तो कैसी पुलिस गश्त लगाएगी, तो 196 से 214 कहता है कि भैया चैप्टर 18 के हिसाब से स्पेशल गार्ड्स और एडिशनल पुलिस ये गश्त लगाएगी, नाकाबंदी करेगी। क्यों करेगी? क्यों करेगी? क्योंकि अपराधी फरार ना हो जाए। तो चैप्टर 19 215 से 222 के बारे में क्या बताता है कि कौन कौन एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स हैं, मतलब फरार अपराधी हैं। तो अच्छा, फरार अपराधी हैं तो क्या करना पड़ेगा? चैप्टर 20 में उनका रजिस्ट्रेशन और सर्विलांस करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन और सर्विलांस करना पड़ेगा, मतलब उनका पंजीकरण पंजीकरण करना पड़ेगा। साथ साथ में उनपे निगरानी बरतनी पड़ेगी, निगरानी रखनी पड़ेगी, वरना वो भाई साहब कुछ ना कुछ कांड कर ही देंगे। क्लियर। फिर 227 से 282 चैप्टर 21 क्या कहता है कि भैया भैया उनके आदेशिकाओं का निष्पादन नहीं होना चाहिए। मतलब जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये लोग जो हैं इनको भागना बिगड़ना नहीं चाहिए, इनको आप पकड़ो, तो मतलब उनके आदेशिकाओं का निष्पादन नहीं होना चाहिए। क्लियर। और अच्छा, इन लोगों का रिकॉर्ड कैसे होता है, तो 283 से 300 मतलब चैप्टर 22 कहता है कि इनका जो रिकॉर्ड है, मतलब इनका जो अभिलेख है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब रिकॉर्ड्स एंड गोपनीय दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं दस्तावेज। क्लियर। अच्छा, ये सारे रिकॉर्ड्स और जो गोपनीय दस्तावेज हैं कहाँ रखने चाहिए, तो चैप्टर 23 बताता है कि भैया इसको पुलिस स्टेशन में रख दो, छुपा दो, लॉकर में रख दो फटाफट। क्लियर। चलिए, यहाँ तक पढ़ लिए, लेकिन हमको यही नहीं पता है, अभी समझ में ही नहीं आ रहा है ये सब कहाँ करना है, भारत में करना है कि पाकिस्तान में करना है कि चाइना में करना है। तो चैप्टर कहता है कि भैया रुक जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ। 309 से लेके 321 के पैरा में आपको बता देगा कि ये सारी चीजें आपको इंडियन स्टेट में करना है, समझे, कहीं और नहीं जाना है। और ये जितने भी दस्तावेज हैं, मतलब 322 से लेके 327 चैप्टर 25 आप जब पढ़ेंगे तो बताता है कि इनके दस्तावेज आपको जन्म से लेके मृत्यु तक रखने हैं। ये नहीं कि 2 साल का रख लिए हैं, तो रिपोर्ट्स आपको बर्थ से लेके डेथ तक का रखना है। समझ में आया? फिर ऐसी कंडीशन जब लगती है तो क्या करना पड़ता है? ऐसी मतलब जैसे यहाँ पे आपने देखा क्रिमिनल, ट्राइब्स, फॉरेनर्स और वैग्रेंट्स, मतलब आपके पास जो भी ये अपराधी किस्म के जनजाति हैं या विदेशी हैं, ये आवारा हैं, इनकी वजह से पुलिस गश्त लगा रही है, नाकाबंदी लगा रही है, साथ साथ में गार्ड और एडिशनल पुलिस तैयार की है क्योंकि ये फरार ना हो जाएं, इनके ऊपर निगरानी भी की हुई है। ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। तो 328 से लेके 337 में बताया जाता है कि चैप्टर 26 में आपको अकाल समय का, मतलब डायरेक्शन ऑफ टाइम ऑफ फेमिन, FAMINA, मतलब अकाल के समय निर्देश। ये एक तरह का अकाल ही है ना, अकाल समय में निर्देश। तो ऐसे समय में जो निर्देश होगा उसका क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कर्तव्य का पालन आपको करना ही पड़ेगा। बाकी जो आपसे छूछा छाटा होगा वो आपको 28 के मिसलिनियस में जिम्मेदारी दे दी जाएगी। एक बार आप बताइएगा, IPC CRPC एविडेंस का आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप जाइए वहां देखिए, टारगेट फॉर IQ के ही चैनल पे है। फटाफट उससे क्या होगा, आपका पूरा इंडेक्स तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, या तो आप खुद से ये जितने चैप्टर्स पैरा मैं जैसे लिखा हूं आप ऐसे खुद से लिख लीजिए। अगर आपको लिखने में आलस आ रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल, मतलब सत्यम शुक्ला जुडिशरी APO, यहाँ पे आप जाएंगे तो इसकी जो फोटो है मैं क्लिक करके डाल दिया हूँ, आप उसको ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे चिपका लीजिए। और साथ साथ में आप बताइएगा कि आप मैं रेगुलेशन एक्ट को पूरा 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूं।
क्या मैं 2 से 3 लेक्चर में इसकी अच्छी खासी लेक्चर्स मतलब मिनिमम 25 से 30 मिनट का वो लेक्चर होगा, ऐसे लेक्चर मैं बना के आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए क्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा साथ साथ में, या आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब ये सब जान गए हैं, अब हमको छोटा सा पढ़ना, बहुत थोड़ा सा, अब बोर नहीं होना है। क्लियर? बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 क्या कहता है? इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरा 396 526। 396 से 427 क्या कहता है कि भैया ठीक है, अधिकारियों के बारे में पढ़ लियो तो उनका अपॉइंटमेंट भी तो जान लो कैसा होगा, मतलब उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये जानना जरूरी है। ये जान लिए हो तो ये भी जान लो कि 428 से 463 बी मतलब चैप्टर 30 में उनका प्रमोशन हो जाएगा, अच्छा काम करेंगे पदोन्नति हो जाएगा, पदोन्नति होगा तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? मतलब किसी भी चीज में कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका अपॉइंटमेंट जानना जरूरी है। अपॉइंटमेंट किसका, किस ऑफिसर्स का और कैसे होता है, ये समझ में आया? चलिए फिर नेक्स्ट 32 बात करता है 477 से 507 ए तक की भैया डिपार्टमेंट का पनिशमेंट और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। ये सीपी मीन्स है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। इसमें आपको पनिशमेंट देखना पड़ेगा, पनिशमेंट के रूल देखने पड़ेंगे, पावर ऑफ ऑफिसर्स देखने पड़ेंगे, साथ में डिसमिसल एंड रिव्यूमल पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद इसमें इंक्वायरी भी, जुडिशियल ट्रायल, डिपार्टमेंटल ट्रायल, ये सब सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। साथ साथ में सस्पेंशन वगैरह भी आपको इसी 32 में देखना पड़ेगा, मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद 508 से 519 में चैप्टर 33 में अपील, रिवीजन, पेटिशन। क्लियर? ये सब आप करते ही रहेंगे कि 520 से 526 में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका रामगढ़ से श्यामगढ़ आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इतना जान गए तो भैया इनको ट्रेनिंग भी तो दी जाती है। अब जितने यूपीएससी वाले हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मसूरी जाते हैं तो आप भी जाना चाहेंगे? और ये जो खैर हम लोग तो पुलिस डिपार्टमेंट वाले नहीं हैं, हम लोग तो कोर्ट के अंदर वाले हैं, जज साहब लोग हैं। चलिए तो हम लोगों को ये नहीं पता है कि मसूरी में कैसी ट्रेनिंग होती है, वहाँ IAS IPS जाती है शायद। चलिए कोई बात नहीं। ट्रेनिंग की बात आती है तो 527 से 533 चैप्टर 35 क्या बात करता है? ट्रेनिंग ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स। आप लोग अच्छे खासे गैजेटेड ऑफिसर्स होंगे। चलिए 36 क्या बात करता है? ट्रेनिंग ऑफ सब इंस्पेक्टर। 37 बात करता है ट्रेनिंग ऑफ हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके एमसीक्यू सॉल्व कराऊं तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल मेरे पास मैंने आप लोगों के लिए 150 एमसीक्यूज बनाए हैं। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ मैंने बेयर एक्ट को पढ़ के जो मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हैं, और कुछ अच्छे खासे टीचर्स जो हैं, मैं जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे गुरुजी लोग हैं या जो मेरे सीनियर्स हैं, मैंने उनसे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये आपका 150 जो है ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। अगर 150 क्वेश्चन लगा डाला तो यूपी रेगुलेशन जिंगा लाला। क्लियर? चलिए आज की क्लास बस यहीं तक है। कमेंट बॉक्स में एक बार आप फटाफट बता दीजिए आपको कैसा लगा और आपको आगे और इससे रिलेटेड क्या चीज चाहिए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय टाटा।